दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा काइनेटिक एनर्जी वो होता क्या है। फिर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम ड्राइव करेंगे। फिर उन फॉर्मूलों के बेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में है दो ब्लॉक हैं जिनके द्रव्यमान है हमारे पास 5 kg। हम इनको क्या है कि किसी वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से छोड़ते हैं। ठीक है, किसके ऊपर छोड़ते हैं? किसी भी स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर छोड़ते हैं। तो आप बताइए कि पहला केस है हमारा और जो सेकंड केस है, दोनों केस के अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर हमारा जो स्प्रिंग है उनमें कंप्रेशन है वो ज़्यादा आएगा। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर मास है वो अपना है 5 kg, वेलोसिटी है वो अपने है 5 मीटर पर सेकंड, जबकि सेकंड केस है उसमें हमारी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे ये प्रयोग है, आप घर पे भी अगर दोहराएंगे तो हम ये देखेंगे कि जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर कंप्रेशन है वो ज़्यादा होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन में कंप्रेशन या अगर मान लेते हैं अगर x आ रहा है तो सेकंड कंडीशन में जो कंप्रेशन है वो निश्चित तौर पर x से तो ज़्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट के ऊपर निकलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी समानुपाती होती है किसकी? वेलोसिटी की। यानी कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होने वाली है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर सेकंड जो केस है उसके अंदर हमारे पास में ब्लॉक है ना, उनकी वेलोसिटियां तो वो इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, परंतु उनकी द्रव्यमान है वो अलग अलग है। यानी कि फर्स्ट है उसमें मास है उसका 5 kg है, सेकंड है उसमें मास है वो 10 kg है। अब बताइए दोनों में से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर स्प्रिंग में ज्यादा कंप्रेशन आएगा? तो आप इस कंडीशन में भी कहोगे कि सर अपना जो सेकंड कंडीशन है उसमें कंप्रेशन है वो ज्यादा आएगा। और किस वजह से आ रहा है? क्योंकि इसका मास अधिक है। ठीक है, जो कि फर्स्ट कंडीशन है उसमें मास कम है एज कंपेयर टू सेकंड कंडीशन। ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक कंक्लूजन पे निकल कर आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी समानुपाती होती है किसके? मास के। यानी कि मास जितना ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ से हमारे पास में जो ऊपर वाला है एग्जाम्पल और नीचे वाला, इससे एक कंक्लूजन पे निकल के आते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो उसके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके वेलोसिटी की वजह से या उसकी मास की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। परंतु एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो अपने पास आया नहीं, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास में कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास है m है और वो ग्राउंड पे स्थिर रखा है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है 0। अब इस ब्लॉक पर हम कोई भी एक बल लगाते हैं, F फोर्स लगाते हैं। इस F फोर्स की वजह से हमारा जो ये ब्लॉक है उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है S। ठीक है, इसमें S डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और हमारा ब्लॉक है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन A से किसी एंड पोजीशन B तक आ जाता है। हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब जब हमारा ब्लॉक ए से बी पर आता है और कि उस पर क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। तो हमने अपनी लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर 0 है तो एंड वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ तो अपने पास में होगी होगी ना। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को ए बिंदु से बी पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क डन किया गया वो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? हम जानते हैं वर्क है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से अपना एफ एस कोस 0 डिग्री रखिएगा तो अपने पास में आ गया एफ एस आ गया। ठीक है, अपना फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स होता है अपना मास, ऑब्जेक्ट का मास, और इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसके बराबर। तो अपने पास में यहाँ पर क्या आ गया? मास, एक्सीलरेशन और अपना जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बराबर। ठीक है ना, ये अपना क्या है? वर्क डन आ गया। ठीक है, मास, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अपने इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब एक चीज बताइए आप, अगर हमारे पास में किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो दे रखी है अपने पास में 0, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया यानी कि s है उसकी वेलोसिटी अपने को दे रखी है। ठीक है, उस पे एक्सीलरेशन कितना लग रहा है क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो यानी कि a एक्सीलरेशन लग रहा है। उस एक्सीलरेशन के बारे में हमें पता है। तो क्या आप उसकी एंड वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। किसके बराबर होगी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर होगी। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो एंड वेलोसिटी वो अपने पास में क्या आ जाएगी? एंड वेलोसिटी आ जाएगी v स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पर ये अपनी हो गई इक्वेशन 2। यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे v स्क्वायर बाई 2a। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन 2 से अगर s की वैल्यू, यहाँ से 2 से s की वैल्यू है वो अगर हम रख दें यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे? आप कहेंगे कि भाई वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क अपना आ जाएगा m एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या कट रहा है? आपका एक्सीलरेशन कट रहा है ना, तो जिसको कटना है वो काट दीजिएगा, हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया?
वर्क आ गया ना, कि हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क है वो किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ऊपर अपनों ने पढ़ा है, यहाँ पर अपनों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एनर्जी है वो किसके समानुपाती है, वो अपना मास और वेलोसिटी के समानुपाती है। तो अपनों ने यहाँ पढ़ा एनर्जी है वो समानुपाती है मास इंटू वेलोसिटी। तो दोनों को अगर हम देखें तो हमारे हम क्या सीख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और यहाँ से हमने एक गोला है वो छोड़ा किसी वेलोसिटी के साथ और इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है। ये गोला जब जाके इसके साथ टकराएगा तो ये हमारा स्मॉल मास एम का जो ब्लॉक है, जो ये सिस्टम है, ये कंप्रेस होगा ना, ठीक है, कंप्रेस होगा। तो ये यहाँ पर इसमें कंप्रेशन किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे जो मास m और उसकी वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, उसी की वजह से कंप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो यहाँ इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की फॉर्म में तो स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि हमारे द्वारा जो किया जाने वाला जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। इसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से आपको लिखनी है, तो लिख लीजिएगा इसको कि अपना जो वर्क डन है वो किसके बराबर आया, अपना हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ गया। और वहां से अपने क्या देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो गया अपना हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारे जो लगाया गया जो बल है, बल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है। तो एक यूनिट तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि मास, देखिए मास का कितना होता है, केजी होता है। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ मीटर पर सेकंड है, स्केयर है। एक तो यूनिट आपके पास में यहाँ से आ गई। दूसरी यूनिट कौन सी होगी, यहाँ पर हम जानते हैं जो वर्क है, वर्क की यूनिट कितनी होती है, जूल होती है, जूल होती है ना। तो यहाँ पर वर्क वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो एक यूनिट इसकी क्या आ गई, अपनी जूल आ गई। इसके अलावा और क्या रहती है, इसके अलावा दो यूनिट और है जिनको आपको याद रखना है। एक तो किलोवाट पर हावर हो गया जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो केडब्ल्यूएच से। इसके अलावा एक कैलोरीज आ गया, ठीक है। इन दोनों को कौन से फॉर्मूले से ड्राइव करना है इसको आगे वाली वीडियो में हम सीख लेंगे, जैसे जैसे इनके रिलेशन आएंगे वहां हम समझेंगे। यहाँ एक बार आप इनको नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो हमने सीखा है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉक एम है उस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स अपना क्या है, कॉन्स्टेंट फोर्स है। अगर क्या होता है कि हमारे द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो कॉन्स्टेंट ना होगा, वेरिएबल होता, यानी कि समय के साथ चेंज हो रहा होता, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में आता है, हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में आता है। तो हमने देखा है कि जब भी हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रखते हैं, है ना, यही होता है ना। तो इससे हम ड्राइव करेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप बताइए कि हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, हमारा फोर्स भी लग रहा है सेम इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए ये किसके बराबर होगा, ये अपना बराबर होगा एफ डी एस कोस थीटा के बराबर। और कोस 0 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू है वो अपना किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस के बराबर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, ओके। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं कि अपना जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। हमारा जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डीवी बाई डी टी के बराबर होता है। हमारी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया कि डी एस है वो किसके बराबर आ गया, वी डी टी के बराबर आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, मास इंटू एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों आ गए। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए अपना क्या है, मास m है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ से एक से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो यहाँ से रखोगे तो क्या आ जाएगा, v dt आ जाएगा ना। तो यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, ये वाला कटता है पोर्शन उसको काट देते हैं, तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, m v dv आ गया और इधर वाली साइड आ गया dw आ गया, ठीक है ना। अब एक आप चीज देखिए, जब स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मौजूद था, इस पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। जब हमारा जो ब्लॉक है वो एफ फोर्स की वजह से अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एन पोजीशन में यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि इस पर एक वेरिएबल फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये हम कब कैलकुलेट करें, जब एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एंड वेलोसिटी कितनी है, v है। जब अपना ऑब्जेक्ट वो स्टार्ट में था तो उस पर वर्क डन कितना था, 0, और एंड वर्क डन कितना है, w है। बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास इधर वाली साइड आ जाएगा w इक्वल टू m, यहाँ पर क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और 0 से v तक लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास में फाइनली क्या आ जाएगा, हाफ m
वी स्केयर, यानी कि हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी स्केयर। अब इसको अगर कहीं पर अगर आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर और रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हमारा वेलोसिटी वो क्या होता है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमारा जो वर्क है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वर्क है वो स्केलर है। तो यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर वाली साइड रिजल्टेंट तौर पे हम वेक्टर लगाएं और इधर स्केलर है लगाएं, या तो दोनों साइड वेक्टर होंगे या दोनों साइड स्केलर होंगे। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इसको ऐसा, हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है, याद रह जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि वी वेक्टर है वो वैल्यू दे दी जाएगी 3i + 4j। उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ओमेगा है वो किसके बराबर होगा, हाफ एम। अब वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर तो हम क्या करेंगे, 3i + 4j करेंगे, फिर डॉट 3i + 4j करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाफ एम, ये आ जाएगा 9 + 6, ये किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। तो m25/2 ये अपना वर्क डन के बराबर आ गया। तो किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो अपना कांस्टेंट हो, ठीक है, या अप्लाइड जो फोर्स है वो वेरिएबल हो, वेरिएबल हो, दोनों ही कंडीशन में हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो सिस्टम है उसकी जो एनर्जी की फॉर्म में होगा और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक मास m का एक ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक वेरिएबल फोर्स है F = kx, केयर है वो अपने लगाते हैं। उसकी वजह से हमारा जो ब्लॉक है वो किसी मूल बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट O से किसी एंड पॉइंट बी तक आ जाता है और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, एल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो हमारा जो फोर्स एफ है उसके द्वारा किया जाने वाला वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है। साथ में पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि बी पॉइंट है उसके ऊपर हमारा जो ब्लॉक है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। हम जानते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल फोर्स है वो वर्क करता है तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क है वो किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू बराबर होता है अपना एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि थीटा = 0 डिग्री होगा ना, तो उस कंडीशन में कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि अपना जो डी डब्ल्यू है वो बराबर आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस के बराबर, ठीक है ना। अब f की वैल्यू है वो रखी है, ds की जगह अपने dx ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आसान लगेगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर और dx की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब k को बाहर ले लीजिएगा, k को बाहर लेंगे, x स्क्वायर का dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा। पहली बात तो आप बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x अपना वेरी कर रहा है यहाँ से x = 0 से यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लीजिए जहाँ पर x है, इसकी टोटल लंबाई पाथ की, ठीक है। और ये किसके बराबर है, x = l के बराबर है, क्योंकि अपना एंड पॉइंट अपने को l दे रखा है 0 से l तक। और हमारा वर्क डन है वो कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर वर्क डन है वो 0 है, ठीक है, और यहाँ पर वर्क है वो अपने मान लेते हैं W है, 0 to W हो गया। तो अपने पास में ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, W = क्या आ जाएगा K। अब इंटीग्रेट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से l तक की लिमिट रखेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा KL³/3। तो ये अपने पास में जो वर्क डन है वो आ गया KL³/3। यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछा होता तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है अपनी, ठीक है। अगर सिस्टम की आपसे वेलोसिटी पूछी जाती है बी पॉइंट के ऊपर तो किस तरह से कैलकुलेट करते, हाफ एम वी स्क्वायर ये बराबर किसके आप बराबर आ जाता है, KL³/3। तो यहाँ से वी वेलोसिटी है वो किसके बराबर आती है, वी वेलोसिटी बराबर आ जाती वी स्क्वायर, पहले देखिए किसके बराबर आता है अपना, ये 2 है क्रॉस में इधर जाता तो क्या होता है 2 × 3 KL³/m, ठीक है। अब वी वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाती है, वो बराबर आ जाती है √ सभी के बराबर, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से हम इन तरह की प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है कि कोई भी एक स्प्रिंग है जिसको हम किसी एफ फोर्स के द्वारा उसको खींच रहे हैं, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के दे रखा है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्प्रिंग बल द्वारा किया जाने वाला जो वर्क है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए स्प्रिंग फोर्स होता है किसके बराबर, स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है हुक के लॉ से हम जानते हैं, वो बराबर होता है -kx, जहाँ पर k है अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है और x अपना क्या है, जो स्प्रिंग में खिंचाव है। अब हमारा जो स्प्रिंग सिस्टम है उसके अंदर हम एफ फोर्स अप्लाई करें तो एफ फोर्स की वजह से इसमें खिंचाव आता है, और खिंचाव आने की वजह से ये स्प्रिंग हम मान लेते हैं अपनी प्रारंभिक स्थिति है उससे ये x दूरी तक आगे की तरफ खिसक रही है, ठीक है, x x' जो भी आप मानना चाहो। तो उस कंडीशन में जो वर्क है वो किसके बराबर होगा, वो वर्क बराबर होगा अपना
DW से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ये बराबर होगा, तो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? ये अपना वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में जो खिंचाव है वो इतना ही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का है, तो अपना स्प्रिंग फोर्स है उसकी अलग वैल्यू आएगी। अब किसी समय स्प्रिंग में खिंचाव अपने 10 सेंटीमीटर का ले आएंगे, तो उस समय स्प्रिंग फोर्स है उसकी अलग वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में DW है वो किसके बराबर होगा? अपना माइनस ऑफ F dx के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ से F वेक्टर डॉट dx वेक्टर के बराबर आएंगे। यहाँ पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में अपना कोस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस ऑफ, माइनस क्यों लगाए? माइनस तो ऑफ की वैल्यू लगाने के बाद में लिखेंगे ना, ये बराबर आ जाएगा अपना F dx के बराबर। ठीक है ना, अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन में जब इसमें खिंचाव नहीं है उस वक्त वर्क कितना है? 0। तो स्टार्टिंग पोजीशन में x की वैल्यू कितनी है? 0। जब इसमें अपने डिस्प्लेसमेंट है ले आते हैं, स्प्रिंग में L ले आते हैं या x ले आते हैं, ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं रखना। यहाँ पर इधर वाली साइड इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या आएगा? W आ जाएगा। इधर वाली साइड f की वैल्यू पुट कीजिए, पहले तो f की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 से x तक आ रहा है, f की वैल्यू है माइनस ऑफ kx, तो माइनस 12 आ जाएगा kx dx, k भी 12 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ k। अब x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से x तक, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ हाफ ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल में। याद रखिएगा, किसी भी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव। हम जानते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी नेगेटिव आ रही है। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, परंतु काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव हो तो वो हमें क्या बताती है? अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो वो हमें क्या बताती है? देखिए, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ब्लॉक मान लेते हैं जिसका मास m है और उस पर हम F फोर्स लगाते हैं। F फोर्स लगाने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट है वो x आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट x और अप्लाइड फोर्स है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे? हमारे द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव है। परंतु अभी स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए आप क्या देख रहे हो? हमारे द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, जबकि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? वो हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो आ रहा है नेगेटिव। ठीक है ना, अगर हमारे द्वारा जो किया जाने वाला कार्य पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमें क्या बताएगा? कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है इससे मतलब क्या है? कि समय के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। परंतु जब हमारा वर्क है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पर समय के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ वेलोसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? आप इसको स्प्रिंग मास सिस्टम वाले ब्लॉक से ही समझिए। मान लेते हैं हमारा जो स्टार्टिंग में ब्लॉक है वो यहाँ पर है और हम इसको किसी भी एक फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए जब स्प्रिंग में खिंचाव 0 है, यानी कि जो खिंचाव है वो 0 है, उस समय हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको खींचना आसान है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब स्प्रिंग में बहुत ज्यादा खिंचाव हो चुका है और अब आप इस पर F12 लगाकर इसे और खींचने की कोशिश कीजिए, क्या इसमें खिंचाव करना पॉसिबल होगा? एक समय ऐसा आएगा उसके बाद में स्प्रिंग है उसमें खिंचाव नहीं हो सकता, यानी कि उस समय उस पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम थी और एक समय ऐसा है जब वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि समय के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है। ठीक है, इसमें खिंचाव कौन सी साइड में हो रहा है? खिंचाव हो रहा है अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जबकि स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो अपना नेगेटिव आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी वो भी नेगेटिव आएगी। तो परंतु हमें यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि समय के साथ हमारा जो ब्लॉक है या सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा? अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।